इजराइल और हमास के बीच सीजफायर को लेकर बीते एक सप्ताह से चर्चा है कि ये डील कभी भी हो सकती है, लेकिन अब तक इसके बारे में कोई अपडेट नहीं मिला है। इसकी वजह यह है कि इजराइल अब बेहद खतरनाक प्लान पर काम कर रहा है और इसका प्रस्ताव भी अमेरिका और हमास के सामने रख दिया गया है। इसी के चलते सीजफायर को लेकर चल रही चर्चा अब अटक गई है और अब तक कोई फैसला नहीं हो सका। दरअसल इजराइल का प्रस्ताव है कि पूरा गाजा खाली करा लिया जाए और उसके लिए छोटे से एक दक्षिणी हिस्से में फिलिस्तीनियों को रखा जाए। ये वो इलाका है जो इजराइल की सेना के कंट्रोल में है। इस तरह इजराइल चाहता है कि गाजा में रहने वाले फिलिस्तीनी उसकी फौज के साए में रहें। अब तक इस प्रस्ताव को लेकर इजराइल ने आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसके रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने पिछले दिनों इस पर बात की थी। वहीं इजराइल के इस प्लान को लेकर मानवाधिकार संगठन चिंतित है। इसके अलावा अमेरिका और सऊदी अरब जैसे देशों ने भी इसका पक्ष नहीं लिया है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस तरह के हिस्से में फिलिस्तीनियों को रखना और उन्हें अपने घरों में न जाने देना या अलग रखना तो मानवाधिकारों का हनन है। संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के तहत ये एक नस्ल को खत्म करने की साजिश जैसा फैसला है। इजराइल कोर्ट्स ने इस प्रस्ताव पर बात कुछ मीडिया कर्मियों से की थी। इस बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी डिटेल रिपोर्ट में जानकारी दी है। इसके बारे में इजराइल के कई पत्रकार कॉलम भी लिख चुके हैं। यही नहीं, हमास ने अब सीजफायर ना होने को लेकर इसी का हवाला दिया है। हमास का कहना है कि इजराइल का ये प्रस्ताव ही वार्ता में बाधा बन रहा है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. यही नहीं, अब हमास ने भी आगे बढ़ते हुए शर्त रख दी है कि अगर हम इजराइल के 25 बंधकों को रिहा करेंगे तो उसे भी गाजा से अपनी ज्यादा से ज्यादा सेना हटानी होगी। हमास ने कहा कि कोई भी इस प्लान पर राजी नहीं होगा, लड़ेंगे। दरअसल इजराइल और हमास के बीच का संघर्ष अब गाजा में कब्जे को लेकर छिड़ गया है। इजराइल चाहता है कि वो गाजा के एक बड़े हिस्से को अपनी कॉलोनी में तब्दील कर दे। वहीं हमास की कोशिश है कि सीजफायर के बदले ऐसा कोई समझौता किया जाए जिससे इलाके में उसका प्रभुत्व कायम रहे। हमास के एक सीनियर लीडर हुसाम बदरान का कहना है कि इजराइल ने ऐसी मांग इसीलिए रखी है ताकि समझौता ना हो सके। उन्होंने कहा कि कोई भी फिलिस्तीनी इसके लिए राजी नहीं होगा और संघर्ष करेगा। ईरान और इस्राइल के युद्ध को रुके अभी महीना पूरा नहीं हुआ, लेकिन अब अचानक से इराक में अमेरिकी काउंसलेट के पास हमले की खबर आ गई है। इराक के एरबिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास 14 जुलाई की रात जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई। ये धमाके एक ऐसे समय में हुए जब पूरा क्षेत्र पहले से ही तनाव में है और एक बार फिर अमेरिकी सैन्य उपस्थिति निशाने पर रही। गौरतलब है कि इससे पहले ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स के सहारे बमबारी की गई थी, जिसके बाद ईरान ने साफ तौर पर अमेरिका को चेतावनी दी थी कि वो अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। हालांकि इसके बाद ईरान की तरफ से जवाबी पलटवार करते हुए कतर स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाया गया था। लेकिन इस बीच एक और खबर आ गई कि इराक में यूएस काउंसलेट के पास एक ड्रोन अटैक हुआ। इराकी न्यूज के मुताबिक रात 2:30 बजे के करीब अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के भीतर से अचानक सायरन बजने लगे। कुछ ही सेकंड बाद हवा में तेजी से C-RAM एयर डिफेंस सिस्टम की फायरिंग की आवाजें गूंजी। यह वही सिस्टम है जो रॉकेट और ड्रोन हमलों को हवा में ही नष्ट करने के लिए तैनात किया जाता है। सूत्रों के मुताबिक यह एक दुश्मन ड्रोन था जिसे दूतावास के पास अमेरिकी एयर डिफेंस ने सफलतापूर्वक मार गिराया। यह ड्रोन किस दिशा से आया, इसका पता लगाने के लिए सुरक्षा बलों ने जांच शुरू कर दी है। घटना के तुरंत बाद उत्तरी इराक की सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंच गई। पूरे एयरपोर्ट और उसके आसपास के इलाके को घेर लिया गया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. चंद मिनटों के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया, लेकिन राहत की बात यह रही कि एरबिल एयरपोर्ट की उड़ान सेवाएं प्रभावित नहीं हुई।
हालांकि अभी तक न तो कुर्दिस्तान क्षेत्रीय सरकार और न ही अमेरिका नेतृत्व वाले गठबंधन बलों ने कोई आधिकारिक बयान दिया। यह चुप्पी कई सवाल भी खड़े करती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि एरबिल एयरपोर्ट पहले भी कई बार ड्रोन और रॉकेट हमलों का निशाना बन चुका है। ईरान समर्थित मिलिशिया या इस्लामिक स्टेट जैसे समूहों को पहले ऐसे हमलों के पीछे जिम्मेदार ठहराया गया। पिछले कुछ महीनों में इराक और सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर हमलों की संख्या बढ़ी है और हर बार सीरैम जैसे रक्षा सिस्टम ही सबसे आगे खड़े नजर आए। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब अमेरिका खुद इंटरसेप्टर मिसाइलों की भारी कमी से जूझ रहा है। यूक्रेन, इसराइल और मध्य पूर्व में बढ़ती डिमांड के कारण वाशिंगटन अब अपनी खुद की सैन्य तैयारियों पर भी सवालों से घिर चुका है। एरबिल की घटना सिर्फ एक हमला नहीं, यह संकेत है कि अमेरिकी प्रतिष्ठानों पर खतरे सीमित नहीं रहे। हर बड़ा दूतावास, हर सैन्य बेस अब संभावित टारगेट है। ईरान से इस वक्त अमेरिका का तनाव चरम पे है। ऐसे में संदेह शायद अमेरिका का ईरान पर ही जा सकता है, क्योंकि ईरान ने साफ तौर पर चेतावनी दे रखी थी कि अगर अमेरिका इसराइल से युद्ध के दौरान किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करता है तो अमेरिकी सैन्य ठिकाने या फिर उनके दूतावास सुरक्षित नहीं रहेंगे, खासतौर पर मिडिल ईस्ट में। इजराइल के साथ 12 दिनों तक चले संघर्ष के कुछ ही दिन बाद ईरान ने देश में रह रहे अवैध अफगान नागरिकों पर बड़ी कार्रवाई की है। संयुक्त राष्ट्र और CNN की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 16 दिनों में 5 लाख से ज्यादा अफगानों को ईरान से बाहर निकाल दिया गया है। इसे इस दशक का सबसे बड़ा जबरन विस्थापन माना जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी यानी कि UNHCR के मुताबिक 24 जून से 9 जुलाई के बीच कुल 5,08,000 अफगान नागरिकों ने ईरान अफगानिस्तान सीमा पार की। इसमें से सिर्फ एक दिन में 51,000 लोगों को देश से बाहर निकाल दिया गया, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। ईरान ने 7 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया था कि बिना वैध कागजात वाले सभी अफगान नागरिक देश छोड़ दें। इसके बाद देश भर में प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई। तेहरान, मशहद और इस्फहान जैसे शहरों में बड़ी संख्या में अफगान मजदूर रहते हैं, जो निर्माण, सफाई और खेती जैसे क्षेत्रों में बेहद कम वेतन पर काम करते हैं। माना जा रहा है कि ईरान लंबे समय से अवैध अफगान प्रवासियों को निकालना चाहता था, लेकिन इजराइल के साथ चल रहे सैन्य संघर्ष के चलते इस कदम को टाल दिया गया और अब जंग खत्म होने के बाद ये कार्रवाई तेज हो गई है। सरकारी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कुछ अफगान नागरिक इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे और एक कथित वीडियो भी इसका सामने आया, जिसमें एक युवक $2,000 लेकर जर्मनी में बैठे किसी हैंडलर को लोकेशन की जानकारी दिख रहा है।